तो वेलकम बैक स्टूडेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनके बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी तुल्यांक की भार कैसे निकालते हैं, अम्ल का कैसे निकालते हैं, क्षार का कैसे निकालते हैं, ठीक है, लवण का कैसे निकालते हैं, तत्व का कैसे निकालते हैं। तो उसी में एक दो रह गए थे। पिछले लेक्चर को देखें, लेक्चर नंबर 11, उसके बाद इसको आए। जैसे हम ऑक्सीकारक या अपचायक का मुझे तुल्यांक की भार निकालना होता तो मैं कैसे कैलकुलेट करता। देखो सबसे पहले देखो ऑक्सीकारक होते क्या हैं। ऑक्सीकारक का या अपचायक का मुझे तुल्यांक की भार निकालना होता, ठीक है। ऑक्सीकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया के दौरान, अगर हम आगे बात करेंगे जब अच्छे से, जब ऑक्सीकारक अभिकारक आएंगे, अभी हम केवल इतनी सी बात करते हैं। होते क्या है, अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। ऐसे बोलते हैं जिनका अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है। या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। अगर मुझे इनका तुल्यांक भार निकालना होता तो क्या करना होता, इनका ग्राम परमाणु भार, अगर वो परमाणु के रूप में और अणु के रूप में होता तो क्या होता, अणु भार के रूप में होता। अणु होता तो अणु का अणु भार होता, परमाणु तो परमाणु का परमाणु भार, बटे ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। तुल्यांक भार बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट को हिंदी में ऐसे निकालेंगे। अपचायक का कैसे निकालें, मैं एक एग्जाम्पल से और आपको भी क्लियर करूंगा। अपचायक कौन होते हैं, पहले तो ये देखो, वे जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, हम ऑक्सीकारक और अपचायक अलग से पढ़ेंगे, तब बात करेंगे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए अपचायकों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। होते क्या है, वे जो रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं। इनका अगर मुझे तुल्यांक की भार निकालना होता, तुल्यांक की भार बोले तो इक्विवेलेंट वेट क्या लिखता, अगर परमाणु के रूप में है तो परमाणु भार होता उस अपचायक का, और अगर अणु के रूप में है तो क्या होता, उसका क्या होता, अणु भार बटे त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बटे त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये अपचायकों का तुल्यांक भार निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में बहुत सारे उसकी बात की थी, तुल्यांक भार निकालने का कैसे, अम्ल का कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी। एग्जाम्पल देखो एक, जैसे मैं बोलता कि मेरे पास रिएक्शन हो रही है Mn और Cl2 में, तो अगर MnCl2 में अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, MgCl2 में हो रही है, चलो ये मान लो, ठीक है, MgCl2 में हो रही है तो क्या बनेगा, MgCl2, Mg प्लस Cl2 = MgCl2। ये कैसे बना होगा, देखो इसमें क्या किया होगा, Mg जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे और एक Cl को एक दिया होगा और दूसरे Cl को दूसरा दिया होगा। ये एक आयनिक यौगिक होता है, ठीक है, जिसमें धनायन और ऋणायन बनते हैं। कैसे, कितने Cl हैं, 2 Cl हैं, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और उसको दिए होंगे, एक Cl को एक दिया होगा, दूसरे Cl को 2 दिए होंगे। क्योंकि इस पर जब आप ऑक्सीकरण निकालेंगे, ऑक्सीकरण क्या होता है, जैसे ये कोई कंपाउंड अणु है, इसमें इस पर जितना आवेश है वो इसका ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे इस पर कितना आएगा, +2 आएगा। कैसे आता है, जिसका निकालना होता है उसका x प्लस एक Cl पर चार्ज होता है -1, आगे बताएंगे आप लोगों को। Cl होता है माइनस चार्ज होता है एक Cl पे, तो 2 पे कितना होगा, -2 बराबर 0, और तो x बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो कितना चार्ज है इस पर, +2। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या किए हैं, इसको दे दिए और इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। इसका मतलब ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, Mg यहाँ पर अपचायक की भांति, और ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, Cl2 ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इसने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। इसीलिए अगर मुझे इनका तुल्यांक भार निकालना होता, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg, Mg का जो परमाणु भार होता है, Mg का परमाणु भार होता है 24, कितने का भाग देता, 2 का, कितना आ जाता, 12। अगर मुझे Cl2 का निकालना होता, इक्विवेलेंट वेट मुझे Cl2 का निकालना होता, तो एक Cl का होता है 35.5, में पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो 2 का कितना हो जाता, 71, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं इसने, 2, तो 2 का क्या लग जाता भाग, तो कितना आ जाता, 35.5। कुल मिला के ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है उसका उतने उसके परमाणु भार में, अगर वो परमाणु के रूप में है तो परमाणु भार में भाग, और अणु के रूप में तो अणु भार में भाग।
जितने इलेक्ट्रॉन किसी ने ग्रहण किए हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं उसका भाग। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायकों को तुल्यांक की बात कैलकुलेट करते हैं। इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे फॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, लिखो अगली सांद्रता पद, फॉर्मलता क्या होती है। ठीक है, फॉर्मलता, हमने बहुत सारी सांद्रता राशियों की बात कर ली, ये लास्ट फॉर्मलता। ठीक है, फॉर्मलता को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले देखो, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या थी, मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या थी, नॉर्मलता। और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, एक नई चीज आई है, वो क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। देखो तो मैं फॉर्मलता बराबर क्या लिखूंगा, एफ बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार, विलेय के ग्राम सूत्र भार बटे विलयन का आयतन, बटे विलयन का आयतन। ठीक है, किसमें, लीटर में। ओके, तो देखो अब ये तो हो गया इसका एक फॉर्मूला। अब ग्राम सूत्र भार कैसे निकालें, जैसे हमने ग्राम तुल्यांक निकाले थे नॉर्मलता में, ऐसे ही देखो विलेय के ग्राम सूत्र भार क्या होते हैं, क्या फॉर्मूला निकालने का, विलेय के ग्राम सूत्र भार, नॉर्मलता में हमने क्या निकाले थे, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, इसे यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ग्राम सूत्र भार। ग्राम सूत्र भार होते हैं विलेय का दिया गया द्रव्यमान, विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे उसका सूत्र भार, या उसको सूत्र द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, सूत्र भार या सूत्र द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ठीक, भार या सूत्र द्रव्यमान एक ही बात। ये किसको निकालने का तरीका है, ये है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अगर ये आ जाएगी तो उसमें आयतन का भाग दे देंगे, तो उससे क्या आ जाएगी, फॉर्मलता। लेकिन सूत्र भार क्या होता है, देखो सूत्र भार बराबर होता है कोई विलेय पदार्थ, उसका सूत्र भार कैसे निकालें, सूत्र भार या इसको फॉर्मल मास भी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फॉर्मल मास, सूत्र द्रव्यमान या सूत्र भार को बोलते हैं फॉर्मल मास। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, किसी विलेय का 2 इंटू उसका अणुभार, अगर उसके अणुभार को 2 से गुणा कर दें तो उसका क्या आ जाएगा, सूत्र भार आ जाएगा। और अगर सूत्र भार का भाग विलेय की दी गई ग्राम में मात्रा में दे देंगे तो उससे विलेय के ग्राम सूत्र भार आ जाएंगे, और ग्राम सूत्र भारों में अगर विलयन के आयतन का भाग दे देंगे तो उससे क्या आ जाएगी, फॉर्मलता आ जाएगी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बना मेरे पास, ओवरऑल फॉर्मूला बना सकता हूं मैं, फॉर्मलता बराबर, ठीक है, विलेय की तो दिया गया द्रव्यमान माना वो है WV। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला बना WV अपॉन फॉर्मल मास। ठीक है, V अगर आयतन ml में होता तो कितने से मल्टीप्लाई कर देते हम लोग, 1000 से, और अगर लीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई या गुणा नहीं करना। अरे विलेय के ग्राम सूत्र भार कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि विलेय का जो दिया गया द्रव्यमान है, मैं उसको WV नाम दे रहा हूँ बटे विलयन का सूत्र भार, सूत्र भार को क्या बोलते हैं, फॉर्मल मास। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, 2 इंटू अणुभार। तो इसको मैं कैसे लिख सकता था, एक फॉर्मूला बन सकता था मेरे पास कि फॉर्मलता बराबर विलेय का दिया गया द्रव्यमान बटे 2 इंटू अणुभार को बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और अगर आयतन दिया हो ml में तो ऊपर किससे गुणा कर देना है, 1000 से। ml में दिया है तब करना है, लीटर में दिया है तो किसी से गुणा नहीं करना है। ये फॉर्मूला भी मेरे पास बन सकता है। ठीक है, क्योंकि सूत्र भार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू अणुभार भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो, एक देखो 12.2 ग्राम बेंजोइक अम्ल को
को 1 लीटर में घोलकर को 1 लीटर बेंजीन में घोलकर बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया ओके बनाया गया तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात करें। कर सकते हैं, देखो कैसे। आंसर सबसे पहले मुझे देखो विलय की मात्रा कितनी दे रखी है, WB बराबर 12.2 ग्राम। इससे मैं विलय के क्या निकाल सकता हूँ, ग्राम सूत्र भार। ग्राम सूत्र भार के लिए मुझे विलय की दिया गया द्रव्यमान बटे उसका क्या चाहिए, सूत्र भार। तो दिया गया द्रव्यमान तो कितना है, सूत्र भार निकाल लो इसका, जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्मल मास। फॉर्मल मास क्या होता है, अणुभार का 2 गुना। अणुभार निकालो। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, पहले ये देखो। बेंजोइक अम्ल होता है C6H5COOH, ठीक है। ये बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। जब हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। ये बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला है। इससे कैसे निकाल सकते हैं, देखो अणुभार को 2 से गुणा कर देंगे तो अणुभार कैसे निकलेगा, जितने परमाणु उनके भारों का योग होता है अणुभार। कार्बन का होता है 12, तो कितने से गुणा कर देंगे, 6 से। कितने कार्बन है, 6 नहीं है, कार्बन कितने हैं, 7। एक तो ये रहा और एक COOH में 12 गुणा 7। हाइड्रोजन का होता है कितना, 1, और कितने हाइड्रोजन है टोटल, 6, तो 6 गुणा 1, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2, तो कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। आप इसको जब करेंगे 72 और 6 78 और 16 दूनी की 32, ठीक है। एक चीज़ क्या रह रही है इसमें, देखो बढ़ सकते 84, 7 कार्बन 84 और 6 90 और 16 दूनी के 32, कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। 122 तो क्या आएगा, अणुभार, लेकिन जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, सूत्रभार। तो कितना हो जाएगा, 122 गुणा 244। अब आ जाएगी मेरी क्या, फॉर्मलता। विलय की दी गई ग्राम में मात्रा कितनी है, 12.2, तो मैंने लिख दिया 12.2 बटे सूत्रभार कितना आया, फॉर्मल मास कितना आया, क्योंकि अणुभार कितना आया 122। 122 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 244। तो कितने का भाग दे देंगे, 244 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इनटू विलयन का क्या आयतन, और अगर लीटर में है, लीटर में दे रखा है क्या, 1 लीटर, तो 1 लीटर कुछ नहीं, उससे आपको कहीं से गुणा नहीं करना। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखना कितना आएगा, करके देख लो खुद ही, आराम से आ जाएगा आंसर। ये लगभग आ जाएगा 0.05 के आसपास आ जाएगा, आई थिंक सो, ठीक है। ये आ जाएगा 0.05 क्या, फॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। मैं पूछूं इसकी यूनिट क्या होगी, इकाई फॉर्मलता की, तो बता सकते हैं। ऊपर तो क्या है, ग्राम सूत्रभार, तो हम बोलेंगे कि ग्राम सूत्रभार बटे लीटर इनवर्स। ये तो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यही आ जाएगी, क्योंकि ऊपर तो ग्राम सूत्रभार है, नीचे लीटर है। ऊपर जाता है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, उसको इनवर्स बोला जाता है, ठीक है। इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होते हैं नॉर्मलता और मोलरता के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा लेवल हमने बढ़ा दिया है, वैसे 11th क्लास के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, लेकिन आगे और जैसे हम कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसको लिखो फॉर्मूला, फिर हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करें कि इंपॉर्टेंट सूत्र कौन कौन से हैं, लिख लो, है ना। फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आगे डालो महत्वपूर्ण संबंध, कॉपी में हेडिंग डालो। इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं कुछ, नॉर्मलता, मोलरता में, ठीक है, कैसे उनको ज्ञात करते हैं, ठीक, कैसे उस पर क्वेश्चन आता है, हम ये भी बात करेंगे, आपको बताएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे हम पूरे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हम 11th क्लास का पढ़ रहे हैं तो केवल उसी का पढ़ें। जब कोई चीज़ पढ़ी जा रही है तो उसका इंपॉर्टेंस भी पता होना चाहिए कि उसका क्या यूज़ है, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन, महत्वपूर्ण संबंधों को बोलते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। आपके भी किसी के साथ होंगे ऐसे। देखो नंबर 1, नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिलेशन है, नॉर्मलता व मोलरता में। ध्यानपूर्वक देखो, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, क्या होता है, विलय का दिया गया भार, इसको हम W भी बोलते हैं, बटे क्या, तुल्यांकी भार इनटू आयतन क्या, लीटर में। ऐसे ही होता है, ठीक है। विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, है ना, यही होता है।
अब मुझे पता है कि तुल्यांक भार कैसे ज्ञात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांक भार को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। किसी का जो अणुभार होता है उसमें उसके किसका भाग दे देते हैं, बैलेंसी फैक्टर का। ऐसे तो ज्ञात करते थे, अम्ल का बैलेंसी फैक्टर दिएगा H+ आयनों की संख्या, क्षार का संयोजी कारक क्या होगा, उसके द्वारा दी गई आयनों की संख्या, लवण का क्या होगा, उस पर टोटल धनावेश है टोटल ऋणावेश, तो बैलेंस उसका अणुभार जो होता है उसमें इसका भाग देते हैं उसके बैलेंसी फैक्टर का। इससे पहले वाले लेक्चर में जाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखो तो नॉर्मलता बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ इस संबंध से। ठीक है, इससे हम क्या निकाल देते बेले के ग्राम तुल्यांक निकाल देते कि उसका दिया गया भार में अगर उसके तुल्यांक भार का भाग देते तो ग्राम तुल्यांक, और 1 लीटर बेलन में उपस्थित बेले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या थी, नॉर्मलता थी कि नहीं थी। पिछले वाला अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा होगा, मैं चाहता हूँ उसमें लिखा हुआ ऑर्डर वाइज ऑर्डर आपको लेक्चर देखने हैं। जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे में तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ा होगा, है ना, तो उसको ऑर्डर वाइज ही देखना है सब लेक्चर को, ऐसे नहीं किसी को भी खोल के देख रहे हैं, एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। देखो तो नॉर्मलता बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि बेले की मात्रा, जिसको मैं W भी कह रहा हूँ, अपन तुल्यांक भार की जगह क्या लिख सकता हूँ, अणुभार बटे बैलेंसी फैक्टर इंटू V, और अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो क्या होगा, नॉर्मलता बराबर WV अपन अणुभार इंटू आयतन किस में, लीटर में, और ये नीचे आ रहा है अगर बैलेंसी फैक्टर तो एक इधर चला जाएगा, जिसको हमने एक्स फैक्टर भी बोला था, ऊपर ये आ गया। कुछ दिख रहा है क्या इसमें, दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये जो चीज दिख रही है ये क्या है, मोलरता, बेले का भार बटे उसका अणुभार, बेले के मोल बटे आयतन, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित बेले के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, बेलेन की मोलरता। देखो बेले का भार बटे उसका अणुभार, तो मोल लेकर आएंगे, और नीचे के आयतन का भाग लग रहा है तो मोल बटे आयतन क्या है, मोलरता होती कि नहीं होती। तो इसका मतलब मैं नॉर्मलता बराबर क्या लिख सकता हूँ, N इंटू बराबर M इंटू क्या, बैलेंसी फैक्टर। यही रिलेशन होता है नॉर्मलता और किसमें, मोलरता में। नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजी कारक या एक्स कारक या एक्स फैक्टर। जैसे मैं इस पर एक एग्जाम्पल देखता कि कैसे बन सकता है, क्वेश्चन में बोलता 0.2 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो, SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो, नॉर्मलता ज्ञात करो। मुझे पता है कि नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणा बैलेंसी फैक्टर। कैसे आया मैंने ये भी देख लिया, मुझे रिलेशन याद रखना है, कैसे आया उसको भूल जाओ, पर हमने देखा है कैसे आया। ठीक है, देखो यहाँ अगर मैं H2SO4 का बैलेंसी फैक्टर निकालूं तो वो कितना आएगा, मुझे पता है कि अम्ल का बैलेंसी फैक्टर कितना आता है, उसके द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या। H2SO4 कितने H+ देगा, 2, इसीलिए उसका बैलेंसी फैक्टर एक्स कार कितना आएगा, 2 आएगा। तो नॉर्मलता क्या आ जाएगी, नॉर्मलता बराबर 0.02 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगी बैलेंसी फैक्टर। मोलरता कितनी दे रखी है, 0.2, और बैलेंसी फैक्टर दो तो 0.04, जितना भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा। देखो अब ठीक है, इस पे जैसे क्वेश्चन बन सकता है। एक रिलेशन और क्या है, ठीक है, एक रिलेशन होता है अगर आपसे अम्ल क्षार दे दे और उनकी नॉर्मलता पूछ रहे तो कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको बोले कि एसिड, हम लोग को बोलते हैं अंग्रेजी में एसिड, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए हमको, तो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस, को मिलाने पर विलयन की नॉर्मलता, मिलाने पर विलयन की नॉर्मलता कैसे ज्ञात करेंगे, विलयन की नॉर्मलता। देखो मैं बोलूं यदि उस विलयन की नॉर्मलता कितनी हो n, तथा उसका आयतन कितना हो V, तो एसिड की कितनी हो जाएगी, मैं मान रहा हूं अम्ल की नॉर्मलता हो जाएगी Na, और उसकी जो आयतन है वो हो जाएगा Va। इसी प्रकार बेस या क्षार की नॉर्मलता हो जाएगी NV, और उसका आयतन हो जाएगा VV। ठीक है, अगर पूरी विलयन की है तो एसिड की है और बेस की है। A का मतलब यहाँ एसिड और B का मतलब बेस। ठीक है, N का मतलब नॉर्मलता। ठीक है, तो देखो 3 कंडीशन बन सकती हैं। अगर अम्ल का आयतन और नॉर्मलता बराबर हो क्षार का अब नॉर्मलता और क्षार का आयतन, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। कैसा होगा विलयन, उदासीन। यदि अम्ल की नॉर्मलता आयतन इज ग्रेटर देन NV VV,
इसका मतलब अम्ल की सांद्रता कैसी है, ज्यादा, तो वो विलयन कैसा होगा फिर, अम्लीय। नॉर्मलता भी सांद्रता को तो बता रही है। यदि अम्ल की नॉर्मलता और जो आयतन है वो किससे कम है, क्षार से, NV और VV, तो जो विलयन का जो नेचर होगा, उसका गुण होगा, वो कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि क्षार की सांद्रता क्या हो जाएगी, क्योंकि NV किसकी नॉर्मलता या सांद्रता है, क्षार की, तो विलयन कैसा होगा फिर, क्षारीय होगा। अब देखो यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर विलयन अम्लीय है तो उसका क्या तरीका है निकालने का, ये देखो, और अगर विलयन क्षारीय है तो उसका क्या तरीका है निकालने का, देखो। यदि विलयन एसिडिक है, उदासीन है, तो दोनों बराबर है, तो निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि विलयन अम्लीय है, ये हमारे 12th क्लास में भी आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। 12th क्लास में, क्लास 12 में 2nd यूनिट में ये चीज आएगी, ठीक है। देखो, यदि विलयन अम्लीय है तो क्या तरीका होगा निकालने का, ये होगा NR, मतलब रिजल्टेंट नॉर्मलता NaVa माइनस NvVv अपॉन Va प्लस Vv, ठीक है। ये होगा तरीका निकालने का। अम्ल की नॉर्मलता आयतन में से घटा देंगे, क्षार की नॉर्मलता उसका आयतन बटे दोनों के आयतनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि विलयन क्षारीय है, ठीक है, विलयन अगर क्षारीय है तो क्या करेंगे, देखो, वही रिजल्टेंट या परिणामी विलयन की नॉर्मलता निकालने का, क्षार के आयतन नॉर्मलता में से घटा देंगे अम्ल के नॉर्मलता और उसका आयतन बटे दोनों के आयतनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, Va प्लस Vv। थोड़ा सा अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। अगर विलयन अम्लीय है तो अम्ल के आयतन और उसकी नॉर्मलता में से किसको घटा देंगे, क्षार के बटे दोनों के आयतनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यदि विलयन क्षारीय है तो क्षार के आयतन और नॉर्मलता में से किसको घटा देंगे, अम्ल के नॉर्मलता और किसको घटा देंगे, आयतन को, और दोनों के आयतनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां से दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। या तो आपको देगा कि विलयन अम्लीय है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और विलयन क्षारीय है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर दोनों की समान है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन। अगर इसकी ज्यादा है तो विलयन अम्लीय है, और अगर इसकी ज्यादा है, क्षार की नॉर्मलता और आयतन ज्यादा है, तो फिर विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। इस पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फिर अपन आगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की बात करते हैं। आप इनको लेके फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। फिर मैं मिटा देता हूँ, ओके, मिटा देता हूँ। फिर अपन आगे बात करते हैं कि प्रतिशत वेट बाई वेट, प्रतिशत W बटे W से अपन मोलरता और नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। अगर आप साइंस में हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन लेवल का, तो वो यही होता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से क्लास की आवश्यकता है हम लोगों को। वो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड आते हैं, नीट वगैरह में, ठीक है। तो अगर इन फॉर्मूले को हम अच्छे से देख लें और इन पर अगर क्वेश्चनों को देख लें तो हमारी फाउंडेशन लेवल की तैयारी भी मानी जा सकती है। देखो, प्रतिशत वेट तीसरा फॉर्मूला है, दो फॉर्मूलों की बात कर ली अब तक, कि प्रतिशत W बटे W, ठीक है। ये हम जानते हैं क्या होता है, विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा भी ग्राम में, से नॉर्मलता एवं दूसरा मार्क कर लेता हूं, ठीक है, नॉर्मलता एवं मोलरता ज्ञात करना, मोलरता ज्ञात करना। देखो कैसे करते हैं। अगर हम नॉर्मलता की बात करें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलता की, नॉर्मलता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, देखो, प्रतिशत, या मैं बोलूं द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व, ठीक है, इंटू 10 बटे तुल्यांकी भार बटे क्या, तुल्यांकी भार, ठीक है। ये नॉर्मलता निकालने का फॉर्मूला है, प्रतिशत W बटे W से। इसको मैं अगर लिखना चाहूं न्यूमेरिकल बेस्ड में तो कैसे लिखूंगा, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब प्रतिशत W बटे W, आपको दिया होगा क्वेश्चन में, हम अभी क्वेश्चन भी करेंगे, इनटू घनत्व को बोल सकते हैं डेंसिटी, तो D बटे इंटू 10 बटे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट का मतलब तुल्यांकी भाग का क्या दे दें, भाग दे दें, ठीक है। तो ये इससे हम क्या निकाल लेंगे कि प्रतिशत वेट बाई वेट दे रखा है तो घनत्व दे रखा होगा, उससे हम ये चीज निकाल लेंगे नॉर्मलता, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, मोलरता का,
कि मोलरता कैसे निकालें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, दिमाग में रख सकते हैं। वही द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ये प्रतिशत नहीं लगाया मैंने, द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व इंटू 10 बटे, अब नॉर्मलता आई तो तुल्यांकी भार आया, और मुझे पता है कि अगर मोलरता आएगी तो क्या आएगा, अणुभार, या क्या आएगा, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसका क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रतिशत W बटे W गुणा D इंटू 10 बटे क्या, मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये इसका फॉर्मूला बने। ठीक है, दो फॉर्मूले बने हैं। एक तो क्या बना है, द्रव्यमान प्रतिशत से आपको नॉर्मलता निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं, उनको घनत्व से गुणा कर दो, गुणा 10 बटे, ये हमारे 12th क्लास में भी काम आएगा बोर्ड में। इसीलिए इस फर्स्ट यूनिट में हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जो ये फर्स्ट यूनिट जो है, ठीक है, बिल्कुल शुरुआत यहीं से होती है। हमने टाइटल भी, हेडिंग भी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। मतलब आपके लिए ये अभी 11वीं क्लास में ही नहीं, आगे जब आप तैयारी करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की, आओगे आप BSc वगैरह में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये बहुत काम आने वाले ये फॉर्मूले। इसीलिए यूनिट फर्स्ट पे हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि जब बेस अच्छा होगा तो मकान अपने आप अच्छा बनेगा। आपको यहाँ से नीट वगैरह में, IIT JEE वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, जो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है और ऐसा लगता है कि यार इनको कैसे कर पाएंगे, ये कैसे होंगे। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। ठीक, आसानी के साथ हो जाते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हर एग्जामों में। तो इसका मतलब बस उसको एक तरीके से पढ़ा जाए चीज़ों को, ये है। मैं आप लोगों के लिए सारे इतने इतने एग्जाम्पल करवाए, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल करवाए कि मोल संकल्पना मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने लास्ट ईयर नीट के भी कुछ क्वेश्चन लिए थे, एक आध क्वेश्चन IIT JEE का भी लिया था। जैसे मैंने सांद्रता पद पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने पढ़ाया था लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकर्मक, उसमें मैंने बिल्कुल मतलब कंपटीशन बेस्ड पढ़ाया था। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। अरे भाई देखो, मेन चीज़ क्या है, सीखना है। 11वीं में भी पास हो जाएंगे, 12वीं में भी परसेंटेज छाप लेंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है, सीखना है। इसीलिए जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करें उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट रहेगा सीखने में। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को लिखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लिखो इनको। देखो, एक रिलेशन और होता है, रिलेशन नंबर 4, मोललता और मोलरता में रिलेशन होता है। ठीक, बुद्धि पॉइंट याद रखेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता था, लेकिन हमारा ये 12th में और अच्छे से आएगा तो मैं उसको वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखो, मोललता बराबर होता है मोलरता, मोलरता बटे घनत्व माइनस मोलरता, मोलरता गुणा विलायक का अणुभार बटे 1000। ये इसका फार्मूला। इसको कैसे लिख सकते हैं, मोलरता को स्मॉल m से दर्शाते हैं, मोलरता को कैपिटल M से, घनत्व को दर्शाते हैं D से, माइनस मोलरता को क्या, कैपिटल M से, और मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं अणुभार को। ठीक है, MW बटे क्या, 1000। ये हमारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखें, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, आगे चल के प्रतियोगी जब यूनिट हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट ईयर में आए हुए पूरे यूनिट के एक साथ मिला के। ठीक है, मोलरता बराबर मोलरता बटे घनत्व माइनस मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान विलायक का बटे 1000। तो मोलरता बराबर कैपिटल M बटे D माइनस मोलरता इंटू मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार विलायक का बटे 1000। ठीक है, एक संबंध होता है 5वां, मोललता, मोललता और विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रवाह। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग अच्छे से, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था काई या XD से। ठीक है, क्या रिलेशन होता है इसमें, मोललता बटे 55.5 और क्या, मोललता। ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। कई बार नीट में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विलय के मोल अंश पूछ लिए और क्या दे दी, इसकी मोललता दे दी विलयन की। ठीक है, तो विलय के मोल अंश बराबर क्या लिखेंगे, मोललता बटे 55.5 प्लस मोललता। ये 55.5 क्या है मुझे पता है, मैं बोलता कि 1 किलोग्राम जल H2O में मोल कितने होंगे। ठीक है, ये मोल हैं जल के। ठीक है, कितने होंगे देख, 1 किलोग्राम का मतलब मुझे अगर मोल निकालने हैं तो किस में बदलना होगा, इसको ग्राम में,
किसी के मोल निकालने का यही तो तरीका होता है कि नहीं होता, कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम बटे उसका अणुभार, दिया गया भार बटे अणुभार, और जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। ठीक है, तो जल के 1 किलोग्राम में कितने मोल होंगे, तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, और उसमें कितने का किसका भाग दे देंगे, उसके अणुभार का, कितना है 18। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो 16 और 2 18, कितना आ जाएगा यहाँ से 55.5 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 1 किलोग्राम जल में मोल कितने होते हैं 55.5 मोल होते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला भी। ठीक है, मोलरता वाला भी कैसे निकालें, प्रतिशत W/W दे रखा है। नॉर्मलता वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिलेशन होता है, हमने बात की थी कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर हम अम्ल का भी निकाल सकते हैं, क्षार का भी निकाल सकते हैं, लवण का भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीकार का भी निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में तुल्यांकी भार पे जाएंगे तो हमने सबका अलग अलग निकाला हुआ है। ठीक है, निकाला कि नहीं निकाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको लिख लो एक बार ओवरऑल पूरे को, है ना, अच्छे से कॉपी में। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे बिल्कुल एज इट इज़, बिल्कुल जो साथ में वीडियो लेक्चर भी और नोट्स भी। अगर आप चाहें तो उसको अभी भी लिख सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि खुद के जो नोट्स होते हैं, हम नोट्स का आपको PDF भी डाल देंगे, लेकिन खुद के द्वारा जो बनाए हुए नोट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा काम है आपको सिखाना, लेकिन पढ़ना और आप जो अपने तरीके से जिस चीज़ को जमाएंगे वो ज़्यादा बेस्ट होती है। फिर भी हम आपको हमारे जो भी जहाँ से उपलब्ध सकेगी हम आपको PDF के रूप में उपलब्ध कराएंगे हमारे नोट्स। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बात करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2SO4 विलयन का घनत्व दे रखा है। यदि इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत मतलब परसेंटेज W/W 98% हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। जैसे ही क्वेश्चन देखा घनत्व दे रखा है, प्रतिशत W/W दे रखा है, फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए सीधे ही। क्या फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन नंबर ऊपर पहले की बात कर रहा हूँ कि सर हमको आपने बताया था कि मोलरता बराबर होता है, अगर प्रतिशत W/W दे रखा है और घनत्व दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ये बटे क्या इसका अणुभार, जिसका विलयन बना है उसका अणुभार। ठीक, H2SO4 का बना है तो H2SO4 का अणुभार, ये इसका फॉर्मूला है। देख फॉर्मूला है तो दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है परसेंटेज W/W कितना दिया हुआ है 98, घनत्व मतलब डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.84। अगर मैं अणुभार की बात करूं H2SO4 की तो वो होता है 98 ग्राम। 98 ग्राम कैसे होता है हम लोग जान सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका। ठीक है, बता चुका मैं पहले भी, 16 दूनी 32, ठीक है, और 16 को 64 और 2 उसका 98 हो गया। ठीक है, इसका होता है 32 होता है सल्फर के 1 का और हाइड्रोजन का 1, तो 2 हैं तो 32 और 2 34, 1 16 का कितना हो गया 16 होता है ऑक्सीजन का, और कितने 4 तो 16 चौको 64, तो कितने हो गए टोटल हो गए भाई साहब 98। ठीक है, इसका कितना हो गया 98। यहाँ से मैं मोलरता निकाल सकता हूँ, प्रतिशत कितना दे रखा है 98, प्रतिशत W/W है ना, गुणा क्या घनत्व कितना दे रखा है 1.84 और इंटू 10 बटे क्या 98 ही तो भाग देना है नीचे मॉलिक्यूलर वेट का, तो 98 से तो 98 कट गई, 1.84 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया लगभग 18.4 मोलर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, देखो सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला हुआ है, सेकंड वाला देखो, इसमें क्या पूछ रहा है 25% W/W अमोनिया विलयन का घनत्व दे रखा है इतना, और विलयन की नॉर्मलता पूछ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिशत W/W दे रखा है और घनत्व दे रखा है। इसका मतलब क्या फॉर्मूला लगेगा, वही कि नॉर्मलता बराबर प्रतिशत W/W गुणा घनत्व गुणा 10 बटे क्या फॉर्मूला था, ओ हेलो, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को बोल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, लेक्चर कोई भी हो पूरा ही देखना है तुझे, कहीं से भी चीजें मिले सीखना है अच्छे से, सीखना डोमिनेंट है, पढ़ना डोमिनेंट नहीं है। हेलो, समझ रहे ना क्या कह रहा हूं। देख परसेंटेज वेट बाई वेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पहले जो दिया होता है उसको लिखो 25, घनत्व कितना दे रखा है 0.8, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे या तुल्यांकी भार, और मुझे क्वेश्चन में गिवन है अमोनिया का तुल्यांकी भार जितना उसका अणुभार होता है उतना ही मुझे दे रखा है। अमोनिया का अणुभार भी कितना होता है
17 ही होता है। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन तो 3, तो 14 और 3 17, और इसका तुल्यांक भार भी कितना दे रखा है 17, तो तुल्यांक भार मुझे दिया हुआ है। यहाँ से मैं नॉर्मलता निकालना चाहूँगा जी, निकालना चाहूँगा। प्रतिशत W/W का मान कितना है 25, डेंसिटी कितनी है 0.8, किससे गुणा करोगे 10 से करोगे कि नहीं करोगे, और कितने का भाग दे दोगे, अरे भैया कितने का भाग दे दोगे 17 का। इसको सॉल्व करना मैं करता हूँ फ़ोन से, ये आएगा लगभग 25 गुणा 0.8 इंटू 10, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई, 11.6 11.7, ये इसकी क्या आ जाएगी नॉर्मलता आ जाएगी। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले का आंसर, थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड वाला कह रहा है कि 0.2 नॉर्मल Na2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात करो। अच्छा, क्या दे रखा है हमको नॉर्मलता तो दे रखी है और हमसे मोलरता पूछ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई रिलेशन काम आएगा। हाँ, आप बोलेंगे सर आएगा, कौन सा आएगा कि जब नॉर्मलता दे रखी हो या मोलरता दे रखी हो, अगर नॉर्मलता दे रखी हो मोलरता पूछ रहा हो, और मोलरता दे रखी हो नॉर्मलता पूछ रहा हो, तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि नॉर्मेलिटी नॉर्मलता बराबर, अब तो इंग्लिश में लिख सकता हूँ आप समझ रहे होंगे, बराबर क्या मोलरिटी मतलब मोलरता गुणा क्या बैलेंसी फैक्टर। पढ़ा था अभी मैंने, क्वेश्चन भी कराया था कि इसमें मोलरता दे रखी थी और नॉर्मलता निकलवा रहा था। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, नॉर्मलता तो दे रखी है और क्या पूछ रहा है मोलरता पूछ रहा है, और दे क्या रखा है Na2CO3। ठीक है, तो अगर मुझे मोलरता निकालनी होती तो क्या करता, मोलरिटी बराबर जो नॉर्मलता दे रखी है उसमें किसका भाग दे देता, बैलेंसी फैक्टर का क्या कर देता मैं भाग दे देता। तो मुझे बैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए कि Na2CO3 एक लवण होता है। कैसे पहचाने लवण है अम्ल क्षार है, ना तो ये H+ दे रहा ना ये OH दे रहा, और इसमें Na एक धनायन है और एक ऋणायन है, तो इस प्रकार की जो स्पीसीज है वो क्या कहलाती है लवण कहलाती है। देखो तो लवण कहलाती है, तो कैसे निकालेंगे Na2CO3 का, लवण का मैंने बताया था कैसे निकलता है कि टोटल धनात्मक आवेश या टोटल ऋणात्मक आवेश। तो Na2CO3 को जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, एक तो 2Na+ में प्लस CO3 2- में। ठीक है, इसकी जो संख्या होती है वो तो इसका आवेश, और इसकी जो संख्या होती है वो इसका आवेश बाईं तरफ वाले का। ठीक है, बाईं तरफ हमेशा धनात्मक स्पीसीज आती हैं और दाईं तरफ आती हैं ऋणात्मक। ठीक है, ये केमिस्ट्री में लिखने का तरीका होता है, इसीलिए Na+ 2 है तो 2Na+, और जितना Na की संख्या वो इसका आवेश तो CO3-। आप टोटल धनावेश देखेंगे तब भी 2 आएगा, टोटल ऋणावेश देखेंगे तब भी 2 आएगा। CO3- पर -2 चार्ज है, एक Na पर 1+, तो 2 पर 2+, तो यहाँ तो टोटल धनावेश या टोटल ऋणावेश ठीक है सेम ही आएगा, तो वो उसका क्या होगा, इसका बैलेंसी फैक्टर होगा। तो मुझे पता है Na2CO3 का बैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा मोलरता, मोलरता बराबर 0.2 अपॉन क्या 2, तो क्या आ जाएगा 0.1, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस लेक्चर में हमने क्या क्या बात कर ली, फॉर्मलता पे बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं बहुत सारे, नॉर्मलता मोलरता बेले के मोल प्रभाज, और इसमें मोललता में क्या रिलेशन होता है, इसको अच्छे से देखें। और इसके बाद हम अगले लेक्चर पे और आगे की जो इस यूनिट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन वगैरह बनेंगे उस पर बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी के साथ देखते रहिए, और जहाँ से चीज़ें मिल रही हैं उनको सीखते रहिए। थैंक्स अलॉट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।